6 एयरफील्ड पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और ये वॉर डिक्लेयर हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना के पास रात को अटैक करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। आश्चर्य और डिसेप्शन सबसे बड़ी शक्ति होती है नेवी की। कैमरी ऑयल फील्ड को उसने अपने पहली मिसाइल से और फिर दूसरी मिसाइल से दोनों से ध्वस्त कर दिया। हमने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को पूरी तरह से चोक कर दिया। जमीनी लड़ाई नहीं थी, हमें कहना था कि हम तुम्हारे टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, हमारी कंट्री से नहीं लड़ रहे। कराची को तबाह किया तो क्या उनके तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ? अमेरिका पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड रहा था और है भी। हमें मालूम है चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। आप कितना चाहते हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास होने चाहिए? चार और 5 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर के पानी में एक सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। भारतीय नौसेना के घातक युद्धपोत एक ऐसा मिशन लेकर के निकले जिससे न सिर्फ कराची पोर्ट धधक उठा बल्कि एक पूरा युद्ध जीत की तरफ मुड़ गया। मिसाइलें चली, टैंकर फटे और कराची बंदरगाह अगले कई दिनों तक जलता रहा। इस मिशन को कैसे अंजाम दिया गया था, आज हम उसकी असली कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है भारतीय नौसेना के एक ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर जिनकी सेवाएं समुद्र की सतह से लेकर आसमान तक फैली हुई हैं। कैप्टन कुमार श्याम आईएनएस चेतक के कप्तान रह चुके हैं। वह युद्धपोत जो 1971 के ऐतिहासिक कराची पोर्ट हमले में किलर स्क्वाड्रन का हिस्सा था। भले ही वो उस युद्ध का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी जहाज पर लाइव मिसाइल फायरिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस को जिया है। नेवल एविएशन में इंस्ट्रक्टर, मार्कोस ऑपरेशन कमांडो पायलट, आईएनएस विक्रमादित्य की डील से जुड़े रणनीतिक रोल और सैकड़ों पायलट्स के ट्रेनर, उनके अनुभव कई युद्धों से कम नहीं है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे 1971 की उस रात की गूंज और समुद्र पर भारत की रणनीतिक ताकत को उनके नजरिए से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये नेवल इतिहास का लाइव डिस्क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट है। मैं हूं अफजाज शेखर आजाद और आप सुन रहे हैं उस रात की कहानी जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें वक्त दिया है। आपके पास एक विशाल का एक तजुर्बा है और आपके पास काफ़ी दिलचस्प कहानियां हैं। आज हम उन्हीं कहानियों को आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, जब कराची पोर्ट को भारत ने तबाह किया था, इंडियन नेवी ने, उस रात की कहानी बताइए सर। जब आदेश मिला ऊपर से कि हाँ, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है, तो क्या कोई ऐसा पल था जबकि लगा होगा कोई असमंजस की स्थिति हो? कैसे ऑर्डर आया, कैसे अंजाम दिया गया, पूरी कहानी बताइएगा आपकी। जय हिंद, शनुवर्णा। धन्यवाद अभिजात जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और एक नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं मैं, चूँकि ये किलर स्क्वाड्रन का पात्र रहा मैं अपने ज़माने में जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा आपने बताया। तो देखिए, हमारी 1971 वॉर में जो सेना की लड़ाई थी वो बहुत पहले से बांग्लादेश के जो परेशानियां थी, जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स था भारत में, उसके कारण से हमारी सेना को पहले से प्रिपेयर किया गया था। और इसकी जो कहानी, अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो मिसाइल बोट्स का अटैक हुआ उस दिन। तो मिसाइल बोट की जो रशिया से हमने कुछ ही समय पहले इसको हमने रशिया से, ये ओसा क्लास बोट्स थे जो हमने स्टाइक्स मिसाइल जो इसमें लगी हुई थी, जो उसको हम P-15 के नाम से, टर्माइट के नाम से जानते हैं, और जो रशियन P-15 वर्जन है, तो इसको हमने खरीदा था और इसे हमें कलकत्ता पोर्ट में हम इसको लेके आए थे, क्योंकि इनको शिप में लेके आया गया था और इनको हम क्रेन नहीं थी हमारे पास बॉम्बे में उतारने के लिए, इसलिए इनको कलकत्ता में इसको अनलोड किया गया और वहां से शिप से टो करके इनको अलोंग द कोस्ट और तब मुंबई लाया गया था। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसके आगे की बात इससे जुड़ी हुई है थोड़ी जी। सो टोइंग मिशन हमारे दिमाग में रहा था और इसके बाद हमने इन्हें डिप्लॉय किया। कोस्टल डिफेंस की बोट्स थी, ये कम एंड्योरेंस की थी, लेकिन पूरी तरह से कैपेबल, 3-3 इंजन के साथ, बहुत हाई स्पीड, हाईली मैनेवरेबल, और 4-4 इसमें ये P-15 मिसाइल्स लगे हुए, जो कि बहुत ही खतरनाक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थे उस जमाने के, और 40 नॉटिकल माइल, मतलब करीब करीब कहिए कि 70-80 किलोमीटर की रेंज इनकी थी उस जमाने में, जबकि किसी के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। और इसके बाद इन्हें डिप्लॉय हमने नवंबर के महीने में, जब पूरी एक तरह से लग रहा था कि वॉर हो सकता है, तो हमने नवंबर 1971 में इनको ओखा के पास डिप्लॉय किया। इनकी ऑफेंसिव पोस्टरिंग भी हमने की, पेट्रोलिंग कराई इनसे, पाकिस्तान के भी शिप्स वहां आते रहे। तो कई तरह की टोही गतिविधियां हमने करके उस एरिया में, उस वाटर्स में कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीजें हमने मकरान को, सिंध को, उसको समझ लिया था और हम ओखा से ऑपरेट कर रहे थे। इनकी फ्यूल फैसिलिटीज, इनकी रख रखाव, इनकी मेंटेनेंस की सुविधा भी सब हमने जनरेट कर रखी थी।
तो जब 3 तारीख की रात शाम को 5:30 बजे 6 एयरफील्ड पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और ये वॉर डिक्लेयर हुआ, तो रात को जब ये वॉर डिक्लेयर हुआ, मिसेस गांधी ने 8 बजे इमरजेंसी डिक्लेयर की और जब वॉर हो गया, बेलिजरेंट कंट्री डिक्लेयर हुआ पाकिस्तान, तो इसकी जो जो पहले से हमने एक भूमिका बनाई थी उसको कार्यान्वित करने का समय आ गया था। तो 4 दिसंबर को सवेरे ही आइनस किल्तान और कच्छल ने इन्हें, जो एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे, इन्होंने उसको टो किया और इनको अपने टो मतलब पीछे बांध लिया और इनको खींचना शुरू किया ताकि इनकी फ्यूल इंडेरेंस और इनकी जो गतिविधियां हैं वो सुरक्षित रहें और बचा के रखी जाए अपने लास्ट मुकाम के पास पहुंचने तक। और पोषक, आईएनएस पोषक जो फ्यूल टैंकर था वो भी इनके साथ गया। और हमने एक बात बताऊं मैं आपको और दर्शकों को, अभिजात जी, कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास रात को अटैक करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ये जरूरी था कि हम उनके क्षेत्र से बाहर रहें ताकि हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। इसलिए हम करीब करीब 200 माइल, करीब करीब 300-350 किलोमीटर कराची से साउथ में हम रहे दिन भर। और हमने फिर शाम होते होते हमने प्लान किया कि हमने शाम से लेकर अगली सुबह तक के बीच में ही सारी कार्रवाई करनी है। हमें तो 4 तारीख की रात के शाम के 6 बजे तक हम, इनकी स्पीड बहुत अच्छी है। मुझे याद है जब मैं एक कमांड देता था तो इंजीनियर ऑफिसर के पहले कमांड पे जब कैप्टन बोलता है तो ये जूम करके शिप निकलती है। एरो इंजन इसमें लगे हुए हैं, हवाई जहाज वाले इंजन इसमें लगे हुए हैं, 3-3 इंजन। तो उस स्पीड के साथ ये पहुंचा 6:30, 7, 8, 9 बजे रात तक द्रुत गति से रशियन लैंग्वेज में बात करते हुए, चुपचाप और फ्रीक्वेंसी बदलते हुए, एक दूसरे को डिसिप्टिव मोड में रखते हुए, ऐसी कोई भी बात सरप्राइज लॉस न हो करते हुए हम बढ़े। 10:30 बजे के बाद से ऑपरेशन ये रात को शुरू हुआ और ये एक अलग ही तरीका था जिसमें हमने धीरे धीरे करके एक एक करके कई मिसाइल्स बोट ने कई जगहों पे डाले। मैं उसके बारे में भी आपको धीरे धीरे बताता हूँ। आप मतलब जब आप बताएं, जब शिप पहुंच गई वहां पे अपने लोकेशन जहां से कि टारगेट अटैक करना था, तो फिर ऊपर से कमांड से आदेश आता होगा कि हाँ चलिए अब ऑपरेशन को अंजाम देना है, लेट्स बिगिन प्रोसेस। देखिए, ये किलर स्क्वाड्रन K-25 स्क्वाड्रन ऐसा है जिसमें एक कमांडर यादव थे, BVS यादव, जो इनके कमांड में ये किया गया। आईएनएस निर्घट, निपत और आईएनएस वीर इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और तीनों शिप्स को पूरी तरह से पहले से ब्रीफिंग की गई थी, इनको टो करके लाना और प्लाना। और जो फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर थे, वाइस जो कैप्टन हीरानंदानी उस समय थे, और SN कोहली, हमारे वाइस एडमिरल SN कोहली कमांडर इन चीफ थे। कोड वर्ड के साथ इनको सेल किया गया था, पहले से ब्रीफिंग थी पूरी तरह से। और एडमिरल SM नंदा ने जब ये प्रोमलगेट किया वॉर और ऑर्डर किया कि आप अपनी मूवमेंट्स करो, और एक तरह से छूट दी वाइस एडमिरल कोहली को कि आप वेस्टर्न कमांड के जो स्ट्राइक फोर्स हैं उसको लगाओ, तो पाकिस्तानी स्ट्राइक फोर्स, जिसको हम बाद में बात करते हैं, ये गठित किया गया था उसी दिन सुबह। और ये घटना हुई और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सब कुछ प्री प्लान्ड था, टारगेट डिफाइंड थे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। निपत जो राइट में, मतलब एक इंडियन कोस्ट की तरफ थोड़ा नजदीक, और निर्घट थोड़ा उससे दूर वेस्ट में, और पीछे से वीर, ये तीनों 3 डायरेक्शन से आगे जा रहे थे। सबसे पहले फायर 10:30 बजे रात को करीब करीब आईएनएस निर्घट ने किया, जो उनके PNS बाबर शिप थे, डिस्ट्रॉयर, उसके ऊपर उन्होंने पहला टारगेट अटैक किया और जो उसके बॉयलर रूम में लगा और वो पूरी तरह से एक तरह से फट गया। और उसकी गलती ये हुई कि उनको लगा कि किसी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अटैक किया है, उन्हें नहीं मालूम था कि इंडियन नेवी के शिप ऐसे आ सकते हैं। आश्चर्य और डिसेप्शन सबसे बड़ी शक्ति होती है नेवी की, जो हमने वहां दिखाया। तो वो जो बात हुई उसमें उन्होंने एक कॉल दिया अपने हेडक्वार्टर को, पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर को, कि अपनी पोजीशन गलत जल्दी से दे दी और ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स की अटैक आई है। तो वो गलत पोजीशन थी, इसलिए रेस्क्यू में भी दिक्कत हुई। इतना सुनते सुनते जब ये हमने डिकोड किया तो दूसरी मिसाइल मारी निर्घट ने, जो कि दूसरे बॉयलर रूम में गई और धू धू करके शिप 2 भाग में फट के 222 सेलर के साथ जल समाधि को तुरंत ही चला गया और उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो सका। रेस्क्यू की दिक्कत हुई क्योंकि पोजीशन रिपोर्टिंग जल्दी में गलत की थी PNS पावर ने। और इसके साथ ही आईएनएस निर्घट, जो निर्घट के बाद आईएनएस निपत, जिसमें स्क्वाड्रन कमांडर यादव भी थे और उनके अपने तीनों कमांडिंग ऑफिसर, और इनकी टीम के साथ इन्होंने सबसे पहले एक MVS चैलेंजर, जो एक मर्चेंट शिप था जो लेके जा रहा था फ्यूल अम्यूनिशंस ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, उसके ऊपर उन्होंने एक मिसाइल दागी, फिर दूसरी मिसाइल दागी, वो MVS चैलेंजर वहीं डूब गया। उसका स्कॉट शिप भी था साथ में, मेरे ख्याल से PNS बाबर या जो भी एक और शिप था तैमूर शायद, उसको भी उन्होंने
2 मिसाइल्स दागा, वो भी वहां पे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि वो फ्लोट करता रहा और उसने ही सारी खबर फिर पहुंचाई। और इस बीच पीछे से आईएनएस जो वीर है, इसने एमवी जो मुहाफिज है, जो माइन सुपर था उनका, कोस्टल पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको इन्होंने 2 मिसाइल मार के उसको भी उसी तरह, वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाया, अपनी एसओएस कॉल भी नहीं दे पाया और 22 सेलर के साथ वो जल समाधि को चला गया। इसके बाद निर्घट ने और निपत ने अपनी कमाल संभाले रखी। इनके पास 4-4 मिसाइल थे और निपत जो लीडशिप था उसने कराची क्लोज किया। 16-17 नॉटिकल माइल, करीब करीब 25-26 या 30 किलोमीटर की रेंज से कैमरी ऑयल फील्ड को उसने अपने पहली मिसाइल से और फिर दूसरी मिसाइल से दोनों से ध्वस्त कर दिया और उसका धुआं 70 किलोमीटर दूर तक 3 दिन लगातार गूंजता रहा। लोग त्राही त्राही करते रहे और ये सब लगा पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर में, सिर्फ ये लगा कि ये टोटल इंडियन एयरफोर्स का कमाल है, वरना इस एरिया में नेवल शिप्स की आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई शिप नहीं है जिसके पास ऐसी मिसाइल। मैं बताऊं आपको विजात जी, इस एरिया ऑफ ऑपरेशन में वर्ल्ड में ये पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायरिंग थी। इसके पहले छिटपुट घटनाएं, जो इजराइल नेवल शिप आईएनएस इलियट, वो एक डूबा था 67 में अक्टूबर में, और 1 या 2 घटनाएं हुई थी जो उतनी तरह से कैलिब्रेटेड नहीं थी। ये अटैक जो लैंडवर्ड अटैक और सी अटैक दोनों को प्रूव करने वाला, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसेप्शन, सरप्राइज के साथ एंड टैक्टिकली वेल कोऑर्डिनेटेड बाय दिस 3 कमांडिंग ऑफिसर्स अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ कमांडर Yadav, was a very, very fatal blow onto the strategic war waging capability जो होती है किसी कंट्री की। कराची हार्बर इंपॉर्टेंट था, सारे फ्यूल रसद, सारी सेना का वहां सामान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से पूरा किला बंदी कर रखी थी उन्होंने। सवाल ही नहीं था कि हम उस पर अटैक कर पाए। पर ये जो हुआ अटैक, ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही कहते हैं ना एक तरह से डिसाइसिव था हमारे इंडो पाकिस्तान के रोल में, क्योंकि इसके बाद करीब करीब उनकी जो नेवी है सिमट गई। एक इफेक्टिव पार्शियल ब्लॉकेट कर दिया हमने उस एरिया का, कुछ भी बाहर नहीं आ पाया, ना कोई जा पाया। उस एरिया को हमने सील कर दिया एक तरह से मैरीटाइम फोर्सेस ने, और फिर हम बांग्लादेश के ईस्ट कोस्ट पर आराम से अपनी सारी कार्रवाई कर पाए। जी सर, आपने जो कहा बहुत ही शानदार दिलचस्प स्टोरी है। तो सर, जब हमने कराची पोर्ट पे मिसाइलें दागी, उनके कई सारे वारशिप्स जो आपने अभी कहा है उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, हटा दिया, तो उसके बाद जो पोर्ट पे इम्पैक्ट स्थिति कैसी थी, कितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचा था, उनका फिर रिएक्शन क्या था? कराची पोर्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और जितने भी फ्यूल की उनकी सप्लाई है, लाइफ लाइन है उनका, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वहीं से निकलता है और वहीं आता है। और उनके ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, हमारी केमारी ऑयल फील्ड्स जो है वहाँ पे, और जितनी भी शिपिंग की जो आती है वहाँ पे, चाहे वो उनकी जो गोला बारूद अम्यूनिशन बाहर आना हो, चूँकि वहीं से वो सप्लाई कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए, वो भेज रहे थे सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़रूरी थी खोल के रखने की, ताकि लगातार उनका फ्लो आने का भी और जाने का भी दोनों होता रहे। और एक तरह से स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है फाइट करने की, उस पर पूरा असर पड़ सकता था अगर कराची बंदरगाह को चोक कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। तो हमने वही किया, हमने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को पूरी तरह से चोक कर दिया। देखिए, आप बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की आज की घटनाओं से, तो आपको लगेगा कि हमने ये काम नहीं किया इस बार, और इसलिए नहीं किया कि हमारा मकसद जमीनी लड़ाई नहीं थी, हमारा मकसद उनको घुटने टेकने की नहीं थी। हमें कहना था कि हम तुम्हारे टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, तुम्हारी कंट्री से नहीं लड़ रहे। तो हमने एक रिस्ट्रेन और बहुत ही लिमिटेशंस के साथ ये ऑपरेशन किया था, ये कोई वॉर भी नहीं था। और हम इंटरनेशनल स्पेस में, सी स्पेस में थे, और हम ऐसी सभ्यता नहीं दिखाना चाहते थे वर्ल्ड को कि हम इस तरह के लोग हैं जो गलत ढंग से अपनी सी स्पेस और एयर स्पेस को अप्लाई करते हैं। और एलओसी के विदिन रह के हमने सारी फायरिंग की। तो ये इस स्थिति में हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया था 71 में, इसलिए तब हम पूरी तरह से कर पाए। तो यही कारण था कि पाकिस्तान ने सीज फायर में सबसे आगे पे घुटने टेके, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर नेवल फ्रंट खुला तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, और उनकी वॉर बेजिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और देश के मनोबल पर, उनके डे टू डे लाइफ पर असर पड़ जाएगा। जो फिलहाल ये 3 दिनों के साथ 8 या 9 तक को जो हुआ,
ऑपरेशन सिंदूर उसमें नहीं हो रहा था। तो इसलिए सबसे बड़ा दर्शकों को कभी कभी लगता है कि ये सीज फायर का नेवी का क्या रोल था, वो यहाँ मैं क्लैरिफाई करूंगा 71 के वॉर के साथ इसको जोड़कर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुसीबत में पाकिस्तान और कितना भयभीत और कितना डरा हुआ था कि अगर कराची पे अटैक हुआ और अगर ग्वादार पोर्ट जो उसका दूसरा है चाइना के हिसाब से जो उन्होंने बनाया है, तो ये मकरान और सिंध को उसका 1000 किलोमीटर हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। और उस समय चूंकि उनका ये बड़ा बंदरगाह था कराची, तो इसको ध्वस्त करना एक बड़ी जीत थी, एक डेयरिंग अटैक था हमारी तरफ से, बहुत ही सरप्राइजिंग, स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड और टैक्टिकली वेल कोऑर्डिनेटेड। तो इसको हम कहते हैं जीत। कराची को ध्वस्त करके हमने उनका एक तरह से उनकी कमर ही तोड़ दी। जी। तो सर, जब भारत ने मतलब इंडियन नेवी ने कराची को तबाह किया, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ कि लगा हो कुछ देर के लिए कि हाँ रिटेलिएशन होते ही हमने बचाव की मुद्रा में आए, ऐसा कुछ? पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो भी वायुयान थे उन दिनों, उन्होंने पूरी तरह से उनको कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे कराची की सुरक्षा में रखा हुआ था। और हमें यह मालूम था कि उनकी जो रेंज है उससे हमें बाहर रहना है, इसलिए हम उनके बाहर रहे पूरे दिन तक रेंज में। एक बात हमें पता थी कि पाकिस्तानी वायुसेना की नाइट कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो रात को अटैक नहीं कर सकते। तो हमने इसीलिए रात को सरप्राइज अटैक किया। और ये स्पीड, जो इनकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है हमारी मिसाइल बोट्स की, और स्पीड, ये दोनों बड़ी अच्छे से काम आई। हमने इनको बचा के वहां तक ले गए, टो करके ले गए, खींच कर ले गए, और वहां से फिर 200-300 किलोमीटर का जो रेंज है उनको दिया। और जो उन्होंने शाम से लेकर सुबह तक में 4 बजे सुबह तक लगातार वो अटैक करते रहे थे। और उस बीच में उन्होंने 3 से ज्यादा अटैक तीनों शिप्स ने किए। फिर हार्बर में अटैक किया, दूसरी बार भी अटैक किया, और उसके बाद ये सुरक्षित फुल स्पीड, उतनी ही स्पीड में रिट्रीट भी कर गए, ताकि वो उनके जो कैपेबिलिटी है सुबह तक अगर वो अटैक करें उससे बाहर आ जाएं। ये सुरक्षित आ गए, ओखा की तरफ नहीं गए, इन्होंने डाइवर्जन भी लिया, कई सारे उन्होंने रिसेप्शंस भी किए, कुछ वेस्ट चले गए, कुछ साउथ चले गए। और एक तरह से जो एक्चुअल थिंकिंग थी पाकिस्तानी एयरफोर्स की, सुबह तक की अटैक करेंगे भी तो ओखा की तरफ करेंगे, वहां इन्हें शिप्स नहीं मिले। हाँ, उन्होंने सुबह सुबह पूरी तरह से अटैक करना शुरू किया और ओखा बंदरगाह को बुरी तरह से तबाह किया। मिसाइल बोट्स की जो फ्यूलिंग फैसिलिटी थी, मिसाइल बोट की मेंटेनेंस, जेट्टी जहां पे इनको रखा गया था, उन सब पे भीषण अटैक किया। हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, हमने मिसाइल बोट वहां वापस नहीं लाया था। वहां पे हमारी मिनिमम डैमेज हुई जिसको हम सस्टेन कर पाए। एक और बात बताना चाहूंगा, उनका जो फॉकर फ्रेंडशिप एयरक्राफ्ट, जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, 6 तारीख को एक शिप की रिपोर्ट की उसने, और उसने कहा कि ये इंडियन नेवी का शिप है, और उस पे उन्होंने पाकिस्तान वायुसेना से मांगी मदद, उसको अटैक किया। गलती से उस पे उन्होंने अपने ही शिप में अटैक कर दिया और उसको शाहजहां शायद जो शिप था उसको डैमेज कर दिया। बाद में उनका शिप आइडेंटिफाई हुआ तो वो जाके बच पाया, हालांकि उसमें भी सीवियर डैमेजेस हुई। तो फ्रेंडली फायर में भी, कंफ्यूजन में भी उनको ये भुगतना पड़ा रिटेलिएशन में। तो रिटेलिएशन तो किया उन्होंने, पर कामयाब नहीं हो पाए। हमें जो करना था हमने कर लिया। उन्हें डर था कि ये मिसाइल बोट अटैक फिर से होगी, इसलिए उन्होंने ओखा को तबाह किया। पर अब हम बात करेंगे एक नए ऑपरेशन की जो रिपीट हुआ, वो भी एक मजेदार था और वो भी एक बड़ी ही रोमांचक घटना है। उसके बारे में सर बता ही दीजिए। बहुत ऑपरेशन पाइथन की बात करूं मैं, तो हम मिसाइल बोट को सुरक्षित ले आए और उसके बाद हमने यही रिपीट ऑपरेशन फिर से 8 तारीख की रात को किया। और हमने फिर से ये ऑपरेशन पाइथन में हमने पहले 6 से 8 ज्यादा मिसाइल्स दागी थी उस दिन, 9 कैजुअल्टी हमारी हुई थी। और इस बार भी हमने वही दमखम दिखाया, वही प्रिसिजन, वही एक्यूरेसी और वही मैन्यूवरेबिलिटी। हमने अपने को समुद्र में सुरक्षित रखते हुए फिर रात को अटैक किया, उनके शिप्स को फिर से डुबाया, फिर से हमने ऑयल फील्ड्स को अटैक किया कराची में जाके, और फिर सुरक्षित हम आ गए। एक तरह से कहिए तो वर्ल्ड के लिए मैं आपको बताऊं बड़ी अच्छी घटना, जब सुबह सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति जागे और उन्हें CIA के चीफ ने ब्रीफ किया कि ये अटैक हो गया है, पहला ऐसा सरफेस टू सरफेस अटैक, बड़े सरप्राइज हो गया था पूरा वर्ल्ड कि ऐसे कोई नेवल का शिप बिना कैपेबिलिटी के इतनी दूर कैसे गया। कभी मिसाइल फायरिंग नेवी ने की नहीं थी, कभी इनका उपयोग नहीं किया गया था। कोस्टल डिफेंस के छोटे बोट्स, छोटे पर बहुत ही खतरनाक, इनमें एयरक्राफ्ट को फायरिंग के लिए गन्स AK-230 आगे पीछे, फॉक्सिल में भी और पीछे भी, आगे पीछे दोनों जगह लगा हुआ है। रेट ऑफ फायर 1000 राउंड पर मिनट पर बैरल। ये मिसाइल्स को तोड़ सकते थे, ये ड्रोन्स को भी तोड़ सकते थे। उन दिनों ये सब था नहीं, लेकिन ये सारे
जो जो विमानों के अगेंस्ट में, चाहे वो जी। सरफेस अटैक हो, दोनों के लिए कैपेबल थे। उसका पूरा उपयोग भारत ने बड़े हिसाब से किया, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा मैसेज था। भारत की नेवी के लिए बहुत मनोबल का एक कदम था एक इतिहास और भी बन स्ट्रैटेजिक वीड थी, एक तरह से बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस कदम था। और भारत की जो मंशा थी इस पाकिस्तान को अलग करके नया देश बनाने की, उसमें एक बहुत ही मददगार ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन दोनों हुआ। आपने अमेरिका का सर जिक्र किया है कि अमेरिका राष्ट्रपति सरप्राइज थे। अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था। क्या उस वक्त जो ऑपरेट कर रहे थे अरब सागर में, क्या उनको इस बात की जानकारी थी? उनको लग रहा था क्या वो, अगर युद्ध एक्सलेट होता, अमेरिका अगर सपोज उसमें शामिल होता, तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर थे, हमारी नेवी? देखिए, अमेरिकन नेवी अपनी 7th फ्लीट के साथ उन्होंने उसको डिटोर किया और उसको उन्होंने मलाक्का स्ट्रेट से इंडियन बे ऑफ बंगाल में लाने की कोशिश की। और ब्रिटिश वॉरशिप का भी कैरियर बेड़ा भी अरबियन सी में, नॉर्थ अरबियन सी में आने की कोशिश कर रहा था। और देखिए, हमें हमारी जीत और हमारी ऑब्जेक्टिव जो थी वो एक लिमिटेड वॉर की थी। हमें तो ढाका तक पहुंचना था, हमें तो ईस्ट बंगाल बनाना था। हमें अपनी रिफ्यूजीज और भारतीय जो लोग वहां पर हैं, जो भी कम्युनिटीज के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज कर रहे थे पाकिस्तानी, उसको बहाल करना था। एक डेमोक्रेटिक कंट्री रखनी थी वहां पे। मुजीबुर रहमान जो एक स्वतंत्र नेता के रूप में चुने गए थे, तो हमने वर्ल्ड से मंशा ले ली थी। हमने बाकी लोगों का, मिसेस गांधी कई देश में गई थी, फ्रांस ने भी कहा था अगर आप पहले अटैक नहीं करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और यही हुआ। हमने अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने पहले अटैक किया। तो हमने पूरे वर्ल्ड को डिप्लोमेटिकली अपने तरफ बना रखा था। अमेरिका पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड रहा था और है भी, शायद कभी न कभी कुछ न कुछ करता रहता है। फ्लीट भेजी तो हमने एक स्ट्रैटेजिक, रशिया के साथ जस्ट एक साल पहले 70 में 69 में हमने एक संधि की थी, स्ट्रैटेजिक संधि, जहां पर कि रशिया और हमारे बीच डिफेंस की संधि हुई थी कि अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मदद करेंगे। तो रशिया ने भी अपनी सबमरीन फ्लीट अमेरिकन 7th फ्लीट के पीछे लगा दी थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मलाक्का स्ट्रेट से क्रॉस करते करते जब उनका सैटेलाइट खोज रहा था और जासूसी कर रहा था, तो सबमरीन सारे सरफेस करा दिए थे रशिया ने, दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे पीछे लगे हैं, ताकि अगर आप कुछ करो तो हम भी रुकेंगे नहीं। तो सबमरीन्स तो बहुत लेथल वेपन होती है और एक के 10 के अगेंस्ट, शिप के अगेंस्ट एक काम कर जाती है। सरप्राइज रहे तो बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है और लेथल वेपन प्लेटफॉर्म्स मानी जाती है। तो ये बात भी हमारे साथ थी। और सिंस अमेरिकन फ्लीट की मूवमेंट इस हिसाब से चल रही थी, हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि कितना टाइम लगेगा उसको आने में। और हमारे आर्मी चीफ जो थे, फील्ड मार्शल लेट FZ मानेकशॉ, उन्होंने ये प्लान किया था कि हम लिमिटेड ऑपरेशन करके बांग्लादेश को जीतेंगे। हमें वेस्टर्न फ्रंट से कोई चिंता नहीं थी, हमने ब्लॉकेट कर दिया था, हमने एक तरह से उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी को रोक दिया था। POW बाहर नहीं निकल पाया 93,000, इसलिए कि INS विक्रांत ने गाजी डुबोने के बाद INS विक्रांत फ्री फ्लो में सी हॉक्स और एलिजेज के एयरक्राफ्ट ट्रैक पर उन्होंने चटगांव और खुलना बंदरगाह पे लगातार ईस्ट पाकिस्तान में अटैक किया और रोक दिया एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान से किसी भी शिप को बाहर निकलने में। तब हमने जाके 93,500 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हमने लिए उनसे, ये उसका कारण था। तो इंडियन नेवी पहली बार अपने फुल फ्लेज्ड माइट के साथ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में लड़ी, और वो करके दिखाया जो एक तरह से हमारे वॉर के लिए जरूरी था, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी था, हमारी देश की जो मंतव्य था उसको उन्होंने पूरा किया। और एक तरह से बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसेना का बड़ा योगदान हमेशा हिस्टोरिकली माना जाएगा। और इसीलिए 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना उस बिफिटिंग, जो करेजियस डेयर डेविल अटैक जो हमारे क्रूज ने किया, एक मास्टर चीफ पेटी अफसर जो सूबेदार मेजर के रैंक का होता है, उनको भी वीर चक्र मिला था, कमांडिंग ऑफिसर K-25 कमांडर यादव को महावीर चक्र और तीनों कमांडिंग ऑफिसर को वीर चक्र, नौसेना मेडल मिला फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर को, और एक इंजीनियर ऑफिसर जो था निर्घट का शायद, उनको भी नौसेना मेडल मिला। और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी तरह की कोई डैमेजेस नहीं हुआ, शिप सुरक्षित, क्रूज सुरक्षित और बड़ी विक्ट्री। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। तो सर, क्या पाकिस्तान के पास कोई उस वक्त नौसेना नहीं थी जो कुछ उनके मतलब रिटेलिएशन पावर या कुछ भी, उनकी नौसेना बिल्कुल जीरो ही थी? हालांकि उनकी नौसेना के पास आज भी कोई ताकत ज्यादा नहीं है जी, भले वो कुछ भी ढींग हाँक ले, अलग चीज है। तो उस वक्त और ज्यादा जीरो थी उनके पास। पाकिस्तानी नेवी के पास ऐसे डिस्टेंट ऑपरेशन के अटैक वेपन्स नहीं थे, गन्स थे उनके पास, आर्टिलरीज थी, लेकिन उनके फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर में मिसाइल्स नहीं थे जो डिस्टेंट अटैक कर सकें। और नेवी के ऑपरेशंस या तो
दूर से होती है, नजदीक आने के बाद तलवार वाली लड़ाई तो करते नहीं, और जब मरते हैं तो 255 सेलर मरते हैं। आपने देखा होगा कि 222 से ज्यादा और 32 से ज्यादा माइन सुपर में एक साथ चले गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, सी बरियल में चले गए। देखिए, सैनिक तो हर देश का सम्माननीय होता है, हमें संवेदना उनके साथ भी, हमारे भी खुखरी में लोग मारे गए, उनके साथ उनकी भी संवेदना होनी चाहिए। ऐसे वॉर की जरूरत नहीं होती जब तक कोई ह्यूमन एट्रोसिटी नहीं होती। और भारत तो बुद्ध का देश है, हम तो हमेशा से शांति के देश रहे, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने जब किया तो हमें एक, कहते हैं ना कि जब तक दम न हो, जब तक आपके पास बल न हो, तो क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत हित विसरहित प्रीत परल हो, तो वो क्या कर लड़ेगा। इसलिए हमें, कहते हैं ना, क्रेडिबल डेटरेंस रखना पड़ता है, और हमारे पास की वेपनरी उस समय ज़्यादा बेटर थी, इसलिए हम ये सरप्राइज और ये स्ट्रैटेजी और ये टैक्टिक्स, इसको कहते हैं सरप्राइज, इनको भी हमने यूज किया। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हमारे आके हार्बर में अटैक कर सके, उन्होंने रिटेलिएशन किया, अपने एयरफोर्स के साथ किया, जो आपको मैंने बताया। सर, बात अगर टेक्नोलॉजी की करें, उस वक्त 1971 के वक्त में हमारी इंडियन नेवी, क्योंकि नेवी के बारे में लोगों के पास ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, नॉन फिट, एयरफोर्स के बारे में बहुत जानते हैं, थल सेना के बारे में बहुत जानते हैं, नेवी के ऑपरेशंस हो या फिर बाकी चीज़ ज़्यादा जानते नहीं है लोगों को। तो उस वक्त हमारे पास कितनी क्षमता थी, और अगर आज के बनिस्बत अगर हम थोड़ी सी उसको हम देखने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा हम डेवलप कर चुके हैं? क्वांटम जंप, मैं कहूंगा लॉगरिथमिक क्वांटम जंप, 10 गुना 20 गुना बहुत दूर आ गई है नौसेना। आज हमें गलवान डोकलम, हमें पीओके के साथ साथ हमें इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को ज्यादा देखना पड़ रहा है। हमें मालूम है चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी, पल्स की पॉलिसी की तरफ। हमें अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी काउंटर मेजर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को एक तरह से सशक्त नेवी बना लिया है। अब हम इंडियन नेवी जो है, एक कहते हैं, अब हम ब्लू वाटर कैपेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम इस साउथ अफ्रीकन कोस्ट से लेके मलाका स्टेट, सुंदरा स्टेट, बावल मंडेव या हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो हमारे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं, इन सब पर नजर रखते हैं। आपको पता है साउथ अफ्रीकन कोस्ट पे हमने अभी जब यहूतीज का अटैक हुआ था तो हमने कितनी सारी कार्रवाई की, पेरेड से हमने लोगों को छुड़ाया, हमने मदद की, किसी भी कंट्री का जहाज हो, हमने सी फेयरर्स को एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया। तो नौसेना को इन सबों के लिए डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स की जरूरत है। हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स की आवश्यकता है। हम वर्ल्ड के एलीट कंट्रीज में हैं जो एक SSBN, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, जो इंजन पावर न्यूक्लियर हो और बैलिस्टिक मिसाइल भी ले सके। ऐसे अरिधमन भी हम तीसरी बनाने जा रहे हैं, हमने अरिहंत और अरिघट बना रखा है। स्कॉर्पियन सबमरीन हम ऑलरेडी 3 एक्स्ट्रा बना रहे हैं, 6 हमने भी कलवरी क्लास का दिया है देश को। और इसके साथ हमारे प्रोजेक्ट 15 ब्रावो, 17 अल्फा, 17 ब्रावो, न्यू जनरेशन प्रोजेक्ट। मैं आपको बताऊं, INS तमाल लास्ट शिप है जो रशिया से अभी आया है। इसके बाद हम कोई भी शिप बाहर से निर्मित नहीं करेंगे। ये बड़ी बात हमारे पास है। मैरीटाइम स्ट्रेंथ किसी भी कंट्रीज की, उसके पोर्ट्स, हार्बर्स और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज नौसेना के साथ साथ जोड़कर देखी जाती है। 61 से ज्यादा शिप्स हमारे आज शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। हमारी हर 3-4 महीने पे आप सुन रहे हैं कमीशनिंग हो रही है। तमाल के बाद तवस्वी अभी आएगा, और वो हमारे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है। INS निस्तार की कमीशनिंग होने वाली है, जो हमने अभी जस्ट सुना है। एक और निपुण शिप बनने वाला है जो डाइविंग सपोर्ट वेसल होगा। हमने अभी कुछ दिन पहले ये अरनाला को कमीशन किया है, NS अरनाला को एंटी सबमरीन। जो ये अरनाला वही क्लास का शिप है जो कच्छल और किल्तान जो टो करके ले गया था। पुराने शिप्स थे जो रशिया से खरीदे गए थे, और वो अब डिकमीशन हो गए, नया अरनाला बना। मैंने सर्व भी किया इन क्लास के शिप्स पे। बाय द वे, दोनों शिप जिन्होंने टो किया था और जिन शिप ने अटैक किया था, मैंने दोनों शिप पे सर्व किया। एक पे तो मैंने अपनी इनिशियल वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए INS अंजदीप पे था मैं पोस्टेड 1985 में, और 1996 और 97 में मैंने INS चटक कमांड किया, जहां पर मैंने ये 15 फायरिंग अपने हाथ से की, क्योंकि कमांडिंग अफसर ही लास्ट बटन दबाता है। और हमने हमारी शिप्स को, हमारे मिसाइल को हमारी वेस्टर्न फ्लीट ने इंगेज किया था सरफेस टू एयर मिसाइल से, जो सटीक था बिल्कुल। 1.2 और 3 किलोमीटर शिप के बगल से हमने पास कराया, और हमें वो शाबाशी भी मिली थी, आपकी फायरिंग सही गई और अटैक भी हुआ उधर से। तो प्रिसाइज हमने इन सारे एक्सरसाइजेस को बाद में भी किया है। और आज भी आप देखो, सिंदूर से पहले हमने मसल फ्लेक्सिंग की, हमने कई सारे एक्सरसाइजेस किए नॉर्थ अरेबियन सी में। पाकिस्तानी नेवी को अंदर घुसा दिया और अंदर ही रखा हार्बर में। तो आज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, बराक हो, आकाश हो, आपकी क्लब N हो या ब्रह्मोस्त्र हो,
80 से 90 से ज्यादा ब्रह्मोस्त्र लेके 16 ब्रह्मोस्त्र लेके एक डिस्ट्रॉयर खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में। हम 8-9 ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं टेररिस्ट अटैक कम की, वहां करीब करीब 400 से ज्यादा ब्रह्मोस्त्र आपके मिलते थे जो जाके लैंड अटैक कर सकते थे। इमेजिन कितना प्रिसाइज होता, कितना डिवास्टेटिंग होता। मास और प्रिसिशन, एक्यूरेसी और स्पीड, इनके साथ हम डिस्ट्रॉय कर देते पाकिस्तान को। आज की नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे 17 से ज्यादा सबमरीन्स, और हम आज 130 के शिप्स के हैं। हमारे पास 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर है, MiG-29 है, राफेल आ रहा है हमारे पास, सीकिंग है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, और हम अंडर वाटर ड्रोन्स भी बना रहे हैं, नए टॉर्पीडोज बना रहे हैं, नए रॉकेट्स बना रहे हैं हम DRDO के साथ, हम टॉर्पीडोज बना रहे हैं नए नए एक तरह से, और अब हम बहुत ज़्यादा काबिलियत में आ रहे हैं। अभी देखिए करीब करीब 50 से 60 से ज़्यादा शिप्स, करीब करीब 150-170 की कैपेबिलिटी हमारे 2 साल में बनने वाली है, और 1947 तक हम करीब करीब 300 की नेवी, 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले कैपेबल आज वर्ल्ड के 7वें नंबर पर हैं। शायद हम 3-4 नंबर पर बनने वाले हैं। PLA नेवी के पास शिप्स ज़्यादा हैं, ऑपरेशंस नहीं किया कभी ने, डिस्टेंस ऑपरेशंस नहीं किया, एयरक्राफ्ट बना लिया, कैरियर बना लिया, पर उनके पास वो हुनर नहीं है जो आके टक्कर ले सके। और हम एक और बात करते हैं, आप PLA की बात अभी कर रहे थे, PLA नेवी की बात कर रहा था मैं, चीन की नेवी के। जी आप बताइए सर। तो चाइना नेवी की बात हम करें तो आप जैसे कह रहे हो कि कैपेबिलिटी, पहले तो अगर आप प्रश्न ये करना चाहते हो कि हमारी चाइना के साथ क्या कंपैरिजन बनता है, जैसा मुझे लग रहा है आप जानना चाहते, तो पाकिस्तान की नेवी जैसा आपने पहले बताया था बहुत छोटी है, और उनके पास वो कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि वो नौसेना के साथ हमारे मुकाबला कर पाए, इसलिए वो पूरी तरह से अपने हार्बर में ही सिमट के रह गए थे सिंदूर में। और चाइनीज नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर एक के बाद एक वो बना रहे हैं, 6-7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान है उनको, और सबमरीन स्ट्रेंथ 60 से ज़्यादा उनकी है, 12 से ज़्यादा उनकी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल के साथ की सबमरीन है। वॉर पेट्रोल पे वो इंडियन ओशंस का चक्कर लगाते रहते हैं, उनके स्पाई शिप्स, उनके हमारे सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स, ये सब घूमते रहते हैं। श्रीलंका को डेप्थ ट्रैपिंग में रखा उन्होंने, मालदीव्स को भी परेशान करने की कोशिश की, कभी कभी वो म्यांमार को भी तंग करते हैं। हमारी पूरी पकड़ है, पूरी हमारी जो P8I एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हमारे जो हमारे डॉर्नियर हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, वो लगातार मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रखते हैं, कौन सा शिप किधर मूवमेंट जा रही है। और गुड़गांव में हमारा एक नेवी का फ्यूजन सेंटर है, 40 कंट्रीज का बना हुआ, जहाँ पर सारी रिपोर्टिंग होती है। वार से ज़्यादा पीस टाइम में हमें सब कुछ मालूम करना होता है, ताकि जरूरत पड़ने, हमने क्वाड भी बनाया हुआ है, हमने I2O2 भी बना रखा है, हम मल्टीलेटरल पॉलिसी में विश्वास करते हैं, और हम अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जापान के साथ भी एक सिक्योरिटी डायलॉग में रहते हैं। उसी के साथ साथ हम मिडिल ईस्ट के साथ भी रहते हैं। हमें एक तरह से एक मिडिल मैन माना जाता है, जो हर कंट्री को एक तटस्थ नीति से देखता है। और भारत की जो पॉलिटिकल विल है, ग्लोबल साउथ में हमारा जो रोल है, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी विश्वसनीय अभी आज के रूप में है। और नेवी की जो कदम है उसमें लगातार बढ़ोतरी, लगातार आप देख रहे हैं अभी 2.4 बिलियन करोड़ से ज़्यादा की अभी हमने जो 1000 करोड़ की जो हमने अभी साइन की है डील, उसमें कई सारे शिप्स और अटैक सबमरीन्स भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन्स बहुत सारे अभी हमें खरीदने पड़ेंगे, और इन सब के साथ हमें काउंटर मेजर्स, ड्रोन का भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी काउंटर मेजर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे नेवी के पास जिन्हें हमें देखना है, और उसके लिए फंडिंग चाहिए, बैलेंसिंग पॉलिटिकल विल चाहिए, और भारतीय नौसेना के बढ़ते कदम को और एक और रुझान और एक और पुश चाहिए। आप सर जो बात कर रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर की, जी राइट, सी डिनाइल से आप सी कंट्रोल की तरफ जब जाते हैं जी, तो हमें, आपको लगता है कि जरूरत है तीसरे एयरक्राफ्ट को अब जल्द से जल्द, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में कम से कम 7 से 8 साल या 9 साल तो लगेंगे। बिल्कुल। भारत ने दूसरा बनाया खुद से, भारत के पास वो क्षमता है, टेक्नोलॉजी है। अब मैं कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्षमता जो भी हमारे पास है शायद हम उसको खो भी दें आगे जा करके, क्योंकि हम नहीं बनाएंगे तो हमारे पास अभ्यास का मौका नहीं होगा। तो आपको लगता है कि तीसरे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, और सी कंट्रोल की तरफ हम जब बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वे बंगाल, हिंद महासागर, फिर उसके बाद आगे भी रास्ते खुलते हैं, बिल्कुल, तो जरूरत है हमें एटलीस्ट भारत के पास अगले 15 साल या 20 साल के एक ड्यूरेशन में, आप कितना चाहते हैं कितने एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास होने चाहिए? अभिजात जी देखिए, ये बहुत माकूल प्रश्न है आपका, और वैसे भी मैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ कैरियर प्रोजेक्ट है उसका मैं डायरेक्टर रहा हूँ, और विक्रमादित्य के इंडक्शन में मेरा रोल रहा, उसके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और फाइनलाइजेशन में मैं मौजूद था यहाँ दिल्ली में, और उसी समय हमने ये स्क्रैप प्रोजेक्ट को फिर से बहाल किया। ये बहुत ज़रूरी इसलिए था कि हमें लग रहा था कि ये पुराना शिप है, पर मैं आपको बताऊँ इसके
99% करीब करीब स्टील इसके नए लगाए गए और इसको पूरी तरह से पूरी इसकी जो केबलिंग है पूरी नई की गई और इसमें सारे फिटमेंट्स करीब करीब नए लगाए गए और एक तरह से ब्रांड न्यू शिप हमको मिला और ये ज़रूरी था। और उसके बाद हमने ये आईएससी का जो प्रोजेक्ट है इंडिजनाइज्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का जो हम कोचिन शिपयार्ड से कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने उस समय लेख लिखे, उस समय हमने स्टाफ वर्क में इस पे पेपर लिखा, इसकी कई हम न्यूक्लियर इंजन की तरफ भी बात कर रहे थे, हम बड़े शिप्स की भी बात कर रहे थे, लेकिन फंडिंग की मुसीबतों के कारण हम वो नहीं कर पाए। और ISC 2 के बारे में भी हमने कहा था कि हम 65,000 ये 40,000 के करीब का शिप है हमारा विक्रांत, और हम चाहते थे कि हम इससे भी बड़ा शिप, जब ये विक्रांत बन रहा तो मैं कई बार कोचिन शिपयार्ड विजिट में गया और कई बार हमने उसको स्टीयरिंग और मॉनिटरिंग की और प्रोजेक्ट को, और विक्रमादित्य को तो यहाँ तक लाना और फिर कमिश्निंग तक उसमें लगे रहे हम लोग। लेकिन AIC 2 की बात जब हम करते हैं तो हम विक्रमादित्य और विक्रांत से सीखते हुए चाहते हैं कि हम हेवी एयरक्राफ्ट इससे ऑपरेट कर सकें। हम हॉक C2I जो अवाक्स एयरक्राफ्ट है जो सी से एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 2005 से हम चाह रहे हैं कि वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े, पर उसके लिए हमें बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। हमें कैटापुल्ट लॉन्च को भी चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च करना पड़ेगा, जो बैरियर सिस्टम है रिकवरी का उसमें भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। पावर चाहिए एयरक्राफ्ट को, कैरियर को ज़्यादा जगह ज़्यादा चाहिए, पर फिलहाल जो फंडिंग देखी उसमें कम से कम ISC 2 सिमिलर क्लास का शिप जो विक्रांत का एक और बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखें जब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो मेंटेनेंस में जाना होगा तो एक न एक मुश्किल आएगी और लंबे समय तक हमें डॉर्मेंट रखना पड़ेगा एक कैरियर को, जो कि दुश्मनों को पता रहेगा और हमारे लिए बहुत ही वो मुसीबत का एक विषय बन सकता है। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल माकूल है भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की जो अखंडता है उसको सुरक्षित रखने के लिए और एडवर्सरीज को एक अच्छा डेटरेंस देने के लिए। और अब हमें सबमरीन की भी जरूरत है। सी डेनाइल में हमें चोक पॉइंट्स पे करना होता है, अपॉर्चुन टारगेट्स के ऊपर हम निगाह रखते हैं और हम डरा के रखते हैं कि तुम इस एरिया से मत गुजरो या गुजरोगे तो मारे जाओगे, तो वो सबमरीन करती है। और हम लगातार देखिए हमने अरिधमन आने वाला है, उसकी ध्वनि हम सुन रहे हैं, और उसके बाद हम S4 S5 और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज हम बढ़ा रहे हैं, 8,000 तक किलोमीटर तक हम ले जाएंगे रेंज को। तो हम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी बना रहे हैं, वो जो न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है, और हमारे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से तीनों से जब हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नेवी से बनती है, जो सुरक्षित और नॉन वनरेबल है, सरप्राइज रहेगी और एक तरह से एक सेफ पोजीशन में इंडियन ओशन के किसी भी इलाके से आराम से वो फायर करके चाइना को और पाकिस्तान को प्रभावित कर सकती है। तो उनमें भी हमें लगातार फंडिंग करनी होगी। और अब हम फ्रांस से भी और दूसरे कंट्री से भी अटैक सबमरीन की बात कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन दोनों की जरूरत हमको है। शिप्स में कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग लगातार हो रही है। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट वेपनरीज वो भी लगातार एडवांस हो रही है, गवर्नमेंट का पूरा पुश है। और नौसेना लगातार DRDO या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हुआ या हमारे जितने शिपयार्ड्स हैं, ये जो हमारे जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो हैं, जो टाटा की कंपनी हो या सोलर एडवांस ग्रुप हो, इन सबों के साथ मिलकर, और अम्यूनिशंस बनाने वाली भी जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कम कॉस्ट में ज़्यादा सामान बनाने जा रहे हैं। तो अब हम शायद फंडिंग ज़्यादा कर पाएँ। इसका जो प्रभाव है आत्मनिर्भर भारत का फंडिंग पर पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास पैसा बचेगा और इसको हम लगातार अब हम डाइवर्ट कर पाएंगे। तो एक साइक्लिक प्रोसेस था, अब इसका जो प्रभाव है अब हमें मिलने लगेगा। और नौसेना की तरफ सबसे ज़्यादा अभी एक तरह से पुश है सरकार का भी और फंडिंग भी है। तो आपकी जो मंशा है, जो मेरी भी मंशा है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जल्दी से जल्दी हमें सूचना मिले कि वो बने, वरना ऐसा हो ना हो कि हम उनके जो कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य जो अगर 10 साल 15 साल के बाद ना रहे तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसको रिप्लेस ना कर पाएगा। इनफैक्ट ये साइक्लिक प्रोसेस है, हर 7-8 साल पे एयरक्राफ्ट कैरियर को हमें प्लान करके एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जेस्टेशन पीरियड है ये बहुत लंबा होता है वॉरशिप। मैं सर ये सवाल पता है आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एयरफोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, आप एयरफोर्स का भी आपके पास काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी रही है, अभी भी हमारे पास 42 स्क्वाड्रन, हमारे पास 30 या 32 स्क्वाड्रन हमारे पास है, फाइटर जेट्स की कमी है। तो कमी एक दिनों में पूरी नहीं होती, एक लंबा प्रोसेस होता है, 8 साल 10 साल 15 साल पहले हमें पता चलता है कि हमारे पास कम हो सकते हैं। मैं कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जो हमारे पहले CDS थे उन्होंने भी कुछ अपने जो रिपोर्ट्स थे उनके हवाले से आई थी, उसमें कहा गया था कि वो चाह रहे थे कि सबमरीन ज़्यादा हो एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह पे। उनकी अपना एक थॉट था जो भी था। आजकल के इंडियन नेवी के जो कई सारे अधिकारी हैं, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ ज़्यादा रुझान रहता होना चाहिए। तो एयरक्राफ्ट कैरियर और प्लस पनडुब्बी, इसके बीच में एक कन्फ्यूजन टाइप का होता है कि क्या ज़्यादा होनी चाहिए।
आपको ऐसा लगता तो नहीं है। हमारी जो 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 एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है हमारे चारों तरफ, चाहे वो नर्दर्न फ्रंट से हो, ये 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर, हम तो कभी कभी 5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, जी। जो क्योंकि वर्ल्ड में आजकल डायरेक्ट कोई नहीं, बिल्कुल, जितना जितना कुछ स्टेज पे हो रहा है उससे ज़्यादा ग्रीन रूम में चलता रहता है। बिल्कुल। तो कई अंदर से कॉबर्ट ऑपरेशंस और मिलिट्री एड्स, फाइनेंशियल एड्स और मनोबल बढ़ाते रहते हैं दो देश एक दूसरे का, उन्हें भी हमें देखना है। तो सबमरीन की जो रिक्वायरमेंट, हम देखिए, हम ऑफेंसिव पोस्चरिंग में नहीं जाना चाहते, हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमें अपने एरिया को सुरक्षित रखना है और इस हिसाब से हम अपना थ्रेट परसेप्शन बनाते हैं। तो हमें लगातार अपने एरियाज को सर्वेलेंस में रखना है, और एरियाज को सर्वेलेंस में रखना, और दूसरा मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, जो हमारे जो शक्ति, हमारी वाहनों की शक्ति है, वो सफिशिएंट हो कि दुश्मन हमेशा डरे और जरूरत पड़ने पे उसको हम थर्रा सकें, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। इसके लिए हमें सस्टेन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस और सबमरीन्स एंड वॉरशिप कैपेबिलिटी, सो सरफेस के नीचे, सरफेस पे और सरफेस के ऊपर, तीनों जगह पे, तीनों डायमेंशंस में हमें बैलेंस कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। और इसके लिए फिलहाल हम कह रहे हैं कि मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस जरूरी है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कोस्ट पर हमें चाहिए और एक मेंटेनेंस में चाहिए, और उसके साथ से ज़्यादा हमें करीब करीब 35 से 40 सबमरीन की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास 17-18 सबमरीन है, लेकिन हमारी SSBN प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। हमारा जो कलवेरी का स्कॉर्पियन प्रोग्राम अच्छे से चला और समय पे मिला हमें, और हमें अब 3 और स्कॉर्पियन की क्लास सबमरीन की हमें बनाने की इजाज़त मिली है। और हम 7 से 8 ऐसे, कम से कम 7 से 6 से स्टार्ट करके 2 SSN, और उसके बाद लगातार, चाहे इंडिया में बनाए, चाहे रशिया हमें ऑफर कर रहा है यहाँ बनाने के लिए, कई तरह की और संभावनाएं बनती हैं। तो ये बैलेंस फ्लीट हम बनाएंगे। हमें चाइना से टक्कर नंबर ऑफ शिप्स में नहीं लेना है, ये मैं बात दर्शकों को आपके थ्रू बताना चाहता हूं। ना तो हमें अमेरिका की साथ हमें नेवी की कंपैरिजन करनी है, हमें इस एरिया में अपने आप को सुरक्षित रखना है, और इस एरिया के फिलहाल हम बादशाह हैं, बड़े भाई हैं, और सागर के जो सुरक्षित नीति है हमारी, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ ऑल इन द रीजन, उस हिसाब से हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम शांतिपूर्वक लोगों को सहायता देते हैं, चाहे वो सुनामी हो। मैंने ऑपरेशन डेनिम पहला किया है श्रीलंका में, जो इंडियन जो इंटीग्रेटेड डिफेंस जो हमारा बना है CDS का, उसका पहला ऑपरेशन 2003 में। मैं अगर आपके पीछे का शिप देख रहे हैं, यहाँ दिखा है ऑपरेशन डेनिम, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर। तो ये जो डेनिम ऑपरेशन है, ये पहला ऑपरेशन है जो हमने श्रीलंका में 8 दिन तक लगातार किया जाए। कमांडर मैंने INS शारदा के कमांड उस समय संभाली थी। तो ये HADR मिशंस पे हम विश्वास कर रहे हैं, और ये जो छिटपुट घटनाएं उनके सबमरीन्स की, उनके एक शिप्स की जो यहाँ आ रही हैं, या पाकिस्तान के जो छिटपुट कैपेबिलिटी वो बना रहे हैं, चाइना से वो सबमरीन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तुलना में कहीं नहीं है। दाम, कॉस्ट उनके पास है नहीं, और दंड हमने दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, और भेद तो वो अपने आप हो जाएंगे। अंडे को तो बाहर से क्यों फोड़ना, अपने आप फूट जाए तो अच्छा जीव निकलेगा। मैं यही कहता हूँ हमेशा। आपने सर काफ़ी लंबे वक्त तक इंडियन नेवी के साथ आप जुड़े रहे, कई सारे आपने मिशन को अंजाम दिए, 35-40 सालों में आप बिल्कुल ऑपरेशनल भूमिका में रहे। जी। आप अपने लाइफ से जुड़ी कोई एक ऐसी कहानी बताइए हमारे दर्शकों को जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, आपको लगता है? नौसेना की ऑपरेशंस की कई सारी बातें जहन में आती हैं आपकी इस प्रश्न से, और अभी मैंने चर्चा की ऑपरेशन डेनिम की। और डेनिम ऑपरेशन जो था, ये देखिए, जो इंटीग्रेटेड हमारी डिफेंस जो सर्विसेज बनी है जो CDS के अंदर, ये 2003 में इसने पहला ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन डेनिम। एक्चुअली ये ऑपरेशन एक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डिसास्टर रिलीफ ऑपरेशंस था, जो इंडियन नेवी ने श्रीलंका में जाके किया मई 2003 के समय। जहाँ तक जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, आप देख सकते हैं पीछे आपके INS शारदा की पिक्चर लगी हुई, और डेनिम वहाँ ऑपरेशन में लेफ्ट में लिखा हुआ भी है शायद। तो ये डेनिम जो था, ये ऑपरेशन एक तरह से सरप्राइज ऑपरेशन मेरे लिए था, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और बड़ी जल्दी में मैं इसमें गया, और रात को इसमें मूवमेंट हुई थी, और हमने यहाँ से बोट्स, कमांडोज, डाइवर्स, मेडिकल टीम, और काफ़ी सारे मेडिसिन्स और सपोर्ट सिस्टम, राइस, टी, ऐसे बैग, ब्लैंकेट्स, और काफ़ी सारी जो सामग्रियां हैं जो एक फ्लड रिलीफ में होती हैं। गॉल जो वहाँ का हार्बर है, और मतारा, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ के, वो फ्लड में पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड फ्लड में डूब गए थे, और उनको चारों डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह की मारामारी हो रही थी एक तरह से, और काफ़ी खतरा उत्पन्न हो गया था उनको, अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उन्होंने सहायता मांगी थी, अमेरिकन शिप भी रेडी थे आने के लिए, पर भारत का शिप सबसे पहले पहुंचा, और कोलंबो से क्रॉस करते करते मैंने एक
हार्बर में एक कॉल दे दिया था जिसको कोलंबो पोर्ट ट्रस्ट ने कैच किया और वो वहाँ के टेलीविज़न पे रिले हो गया। हालांकि मुझे कोलंबो नहीं जाना था, तो मैं उसके करीब 40-50 किलोमीटर दूर से गुजर गया था, गॉल की तरफ पूरी स्पीड में जा रहा था मैं। वो कॉल एक बड़ा काम कर गया और पूरे विश्व को बीबीसी ने रिले कर दिया, श्रीलंका ने भी रिले कर दिया कि भारतीय नौसेना का शिप आ गया है। इसलिए दूसरे शिप्स फिर वहाँ नहीं आ पाए और गॉल हार्बर पर अर्ली मॉर्निंग हमने एंट्री ले ली। 8 से 10 दिन में वहाँ रहा एज ए कमांडिंग ऑफिसर। मैंने कैंप एक तरह स्टैब्लिश किया, शिप को ही, हमारे पास हेलीकॉप्टर भी था और वहाँ के हाई कमिश्नर ने विजिट किया। लगातार हमने 4-5 टीम बनाई, चारों डिस्ट्रिक्ट में भेजा। मैं खुद बीबीसी टीम लेकर मैंने कई जगह दौरा किया बोट पर और हमने अकेला शिप लगातार हमने वहाँ से फोटोग्राफी भेजी, न्यूज़ भेजा, हमने सैटेलाइट रिपोर्टिंग भी की यहाँ पे फोटोग्राफ्स की सारी। और बीबीसी, हिंदू, फ्रंटलाइन, जितने बड़े बड़े मैगजीन्स थे उन्होंने लगातार इसको रिपोर्ट किया। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स डेली विजिट करते रहे शिप में। गवर्नर ऑफ गॉल खुद रिसीव करने आए शिप को, सी ऑफ करने आए शिप को, धन्यवाद ज्ञापन हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक फोटोग्राफ भी मेरे कमरे में होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये जो फोटोग्राफ है ये आपको बड़ा मुझे नॉस्टैल्जिक लगता है अवजात जी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंट किया गया मुझे श्रीलंका का आइलैंड, ऑपरेशन डेनिम यहाँ लिखा हुआ। और ये एज कमांडर श्याम कुमार अभी गॉल के जो गवर्नर है वो मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, हमने ये मेडिसिन उनको प्रेजेंट किया था जो पहले दिन हिंदू ने छापा था इंडिया में। और ये उसके बाद उन्होंने हमने बैंड के साथ उन्होंने हमें फेयरवेल दिया जब हम वहाँ से चले। बाद में हमारी जो आर्मी की टीम है और मेडिकल एम्बुलेंस की आर्मी की टीम और एयरफोर्स के जहाज गए और ये 1 महीने तक वहाँ पर हमने सपोर्ट किया। तो ये डेनिम ऑपरेशन एक्चुअली नेवी ने इसे ऑपरेशन लोटस के रूप में लॉन्च किया था करीब 7 बजे शाम को। मुझे वॉर रूम में याद है कोचिन के जब मेरी ब्रीफिंग चल रही थी, लगातार मैं बिल्कुल कंफ्यूज था उस समय कि कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। मैं उसी दिन वापस आया था। एएलएच की सी टाइल हमने, उसमें यह भी लिखा हुआ एएलएच टाइल्स। तो इसी पर हमने एएलएच जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव, पहली नेवल की सी ट्रायल्स भी इसी शिप में उसी दिन खत्म हुई थी। मैं संडे को आया था 12 बजे और ये 4 बजे से कारनामा शुरू हुआ और करीब पूरी रात के 7-8-9 बजे तक। और डार्क नाइट में हेलीकॉप्टर चेतक को हमने लैंड कराया, वेवर लेके, जो रूल्स के अगेंस्ट होता है, सेफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक ऑपरेशन जरूरी था। सेल विद डिस्पैच कहते हैं शिप को, जब बिना किसी जानकारी के शिप को किसी मिशन के लिए सेल किया जाता है। हमारी सेलर्स को, हमारे स्टाफ को रिकॉल किया गया था, उनको कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत जानकारी उस समय 4 बजे के बाद पता हुई थी। 10 से ज़्यादा ट्रक लगे थे हार्बर में, लोड हो रहा था सामान, मेडिकल टीम, डाइवर्स आ रहे थे। हम जब सेल कर गए तब समझ में आया कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। सब इनोवेटिव था, खुद रिसोर्स, खुद अंडरस्टैंडिंग, कोई बताने वाला नहीं। वहाँ के नेवल अटैची कोलंबो के हमारे साथ थे, आते थे जाते थे, पर करना सब पड़ा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेवल तक, गवर्नर तक लगातार मैं कांटेक्ट में रहा और मैंने ऑपरेशन किया। और उस पर कई सारे अवार्ड शिप को मिले, हमारे क्रू को मिले। और एक बड़ा ऑपरेशन था जो हिस्टोरिकली नंबर 1 ऑपरेशन के रूप में आईडीएस के खातों में हमेशा से दर्ज रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैं आपसे आगे फिर से बात करूँगा किसी अगले पॉडकास्ट में, जिसमें कि आप ट्रेनर पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे, आप इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के बारे में। इसके अलावा आपकी जो जीवन यात्रा रही है, जिसमें कि आपने कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे ऑपरेशन करते थे, इसके अलावा जो नेवी के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, इस पर हम आपसे आगे विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी बढ़िया रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद हमें आप वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा अवजात जी आपसे मिलकर, और देश की सेवा पहले भी की है और इसी माध्यम से आपके थ्रू जुड़कर मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे अंदर है, और खासकर अदृश्य शक्ति के रूप में जो नौसेना हमेशा काम करते रहती है, जो बातें उस मीडिया से आप तक, मीडियम तक, लैंड तक नहीं पहुंच पाती, उनको आपके थ्रू मैं ज़रूर कोशिश करूंगा देने का, ताकि आप सब इसका लाभ उठा सकें, मोटिवेट हो सकें और नौसेना के कदम को आगे बढ़ाने में लगातार मदद करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।